कैसे हैं दोस्तों। तो हम लोग जो है महाजनपद काल में हम लोग जो है महाजनपद के बारे में पढ़ चुके थे। तो हम लोग यहाँ से गणराज्य के बारे में शुरू करना है, क्योंकि गणराज्य भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस समय आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि 600 BC यानी 2000 साल इधर हो गया और उधर भी 600 यानी 2600 साल पहले जो है गणराज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, आज अमेरिका का आता है कि हम अमेरिका के बारे में आप सुनेंगे कि जो है अमेरिका जो है प्रथम गणतांत्रिक राज्य है। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें कहाँ मिली हैं, हम लोग के यहाँ तो बहुत पहले ही देखने को मिली थी, पर इसका जो है थोड़ा उन्नत नहीं हो पाया और विस्तार नहीं हो पाया और इसको दबा दिया गया है राजतंत्रों के द्वारा। इसलिए इसका विकास हम लोग को और देखने को नहीं मिलता है। लेकिन निश्चित ही अगर और समय तक इसका राज रहता तो गणतंत्र जो है पहले ही इसके भावना में हम लोग को व्याप्त देखने को मिलती। अब गणराज्य के बारे में हम देखेंगे कि उस समय का जो गणराज्य है और आज का जो गणराज्य है हम लोग का जो भारत देश है, इन दोनों में जो है काफ़ी विविधताएं आपको मिलेगी, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा इस तरह। वहाँ वहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं था। आज क्या है लोकतंत्र में, आज जो है प्रजातंत्र है, जनता जो कहेगी वो होगा। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो है उसको गणराज्य को कौन चला रहा था, राजतंत्र में कौन चला रहा था, राजा चला रहा था। लेकिन यहाँ पर कौन चला रहा था, कोई कुल चला रहा था। ठीक है, कोई खानदान ऐसा मान सकते हैं, एक कुल चला रहा था या उसी कुल के जो है लोग चला रहे थे आपस में मिलकर। लेकिन यहाँ पर जो विचार जो निर्णय लिए जाते थे वो आपसी निर्णय होते थे। ठीक है, भले ही एक ही कुल के हों लेकिन वो आपसी निर्णय होते थे। अब इसकी लोकेशन कहाँ है और कौन कौन से गणराज्य है, इसकी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी PCS और RO के लिए। बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है यूपी में जो भी एग्जाम है। तो सभी गणराज्य जो है ना विशेष रूप से राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, पूर्वी भारत में हिमालय के तराई क्षेत्रों में स्थित है, जबकि सभी प्रमुख राज्य गंगा नदी घाटी के मैदानों में स्थित हैं। आप देखेंगे ना जितने सारे महाजनपद देखेंगे आप लोग, तो वो कहाँ स्थित हैं, गंगा नदी घाटी के किनारे। थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर गणो होगा। ठीक है, तो काट दीजिएगा, गणो क्या होगा, गणों के जो है दो प्रकार से जो हम लोग इसे समझ सकते हैं। एक जो है इसमें ऐसा था कि जिसमें जो है एक वर्चस्व रहता था, तथा दूसरी श्रेणी में वैसे संघ थे जो कई लोग जो है समूह में थे। निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय गण अथवा संघ आधुनिक प्रजातंत्र की तरह नहीं था, शक्ति एवं कुलीन तंत्र के हाथों में नहीं थी। ठीक है, जो इससे इस क्षेत्र के शक्तिशाली क्षेत्रों का परिवार समूह था। यह जो है एक सभाघर में एकत्रित होकर चर्चा करते थे। ठीक है, संघों की जो है कार्यपालिका की प्रभावी शक्ति अथवा राजनीति संबंध में एक छोटे समूह में केंद्र में थे। आगे देखते हैं, इन कुलीन परिवारों को भूमि पर अधिकार था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर संवाद परस्पर वार्तालाप के द्वारा प्रशासन देखने को मिलता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कुछ गणराज्य। तो इन 10 गणराज्यों के बारे में हमको देखना है। तो गणराज्य क्या था ना, उस समय के जो गणराज्य जो हुआ करते थे वो आज की तरह नहीं थे। वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं था, उन लोगों का कोई भूमि क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं था, उन लोगों की कोई पर्सनल सैनिक नहीं थी। ठीक है, मतलब उन लोग की जो सैन्य व्यवस्था है ना वो पर्सनल नहीं थी। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो उस समय के गणराज्य हैं वो आज की तरह नहीं थे, लेकिन कुछ झलक आपको देखने को मिलती है। वहाँ पर एक समिति के द्वारा जो है कुछ निर्णय लिए जाते थे, यानी आपसी सहयोग के द्वारा जो है निर्णय लिए जाते थे, यानी कोई वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लेता था। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिएगा, यह गणराज्य जो है आज के जैसा आधुनिक नहीं था, इसमें कोई लोकतंत्र आज के जैसा नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि आज के जैसा कोई प्रजातंत्र आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एक ही कुल या एक कुल के परिवार मिलकर जो है शासन चलाते थे। कोई एक कुल चलाता था, जैसे कि एक कुल, ठीक है, एक कुल ऐसे एक आप खानदान करते हैं ना, जैसे एक खानदान हो गया, उस तरह जो है उसमें कुल बड़ा हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि कैसे कबीलाओं में लोग बटे हुए थे। उसके बाद फिर ये लोग कुल में बटे, अपना अपना कुल बना लिया इन लोगों ने। तो जो एक कुल था ना वो अपना सरकार एक तो वो स्वतंत्र चलाता था, या ये हो सकता था कि एक कुल के जो जितने परिवार हैं, जो मेल मैन जो होंगे, तो वो क्या करते होंगे कि आपसी जो है आपस में मिलकर शासन चलाते होंगे। इन कुलीन परिवारों का जो है भूमि पर अधिकार नहीं था। ठीक है, आज शासन की शक्ति जो है जनता में स्थित है, लेकिन इस समय के जो गणराज्यों में केवल एक कुल या एक कुल के परिवार में ही शासन चलाते थे। इस समय का जो शासन व्यवस्था है
वो आज के जैसा बिल्कुल नहीं था। वो जो है मतलब कोई शासन, कोई एक कुल ये चलाता था या एक कुल के परिवार मिलकर शासन चलाते थे। अब प्राचीन समय में जो हम लोग को कौन कौन से जो गणराज्य मिले हैं, तो कपिल वस्तु के शाक्य मिला है, ठीक है, अलकप के बुली, केशपुत के कालम, सुषमार गिरी के भग, रामगाम के कोली, पावा के मल, कुशिनारा के मल, पिपलिवन के मौर्य, मिथिला के विदेह, वैशाली की लिच्छवी। तो इनके बारे में जो हम लोग कुछ डिटेल पढ़ेंगे। कपिल वस्तु के शाक्य, ठीक है, इसकी भी लोकेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एग्जाम में पूछे कि इसकी लोकेशन कहाँ है तो आप इसे बताएंगे। यह गणराज्य जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था। अगर आज एग्जाम में आपको पूछे ना कि कपिल वस्तु कहाँ स्थित था, तो नेपाल में स्थित था। अब नेपाल में पूछे अंदर तक कहाँ था, तो तराई क्षेत्र में। इसकी राजधानी कपिल वस्तु थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कपिल वस्तु की पहचान जो है नेपाल में स्थित जो आधुनिक जो तिलोरा कोट है वहाँ से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान जो है सिद्धार्थनगर जिले के पिपराहवा से भी करते हैं, ताकि लोगों को अपने रथ पर। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है ना, इसी गणराज्य में हुआ है, यानी कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, इसके लोकेशन आप याद रख लीजिएगा। फिर इसमें जन्म हुआ है जो है गौतम बुद्ध का। फिर सुषमार पर्वत के भाग, इसे मिर्जापुर जिले के वर्तमान चुनार से संबंधित माना गया है। इसका अधिकार क्षेत्र जो है विंध्य क्षेत्र के यमुना तथा सोन नदी के बीच जो है प्रदेश है वो सम्मिलित माना जाता है। अलकप के बुली के बारे में देखेंगे। यह गणराज्य जो है कहाँ स्थित है, तो बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फर जिलों के बीच जो है स्थित है। यह लोग जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर आगे देखेंगे केशपुत के कालाम। इनका क्षेत्र जो है निश्चित रूप से कौशल के पश्चिम में स्थित सुल्तानपुर जिले के पालिया नामक स्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्वीकृत किया गया है। वैसे माना गया है कि इनका क्षेत्र जो है कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। उर्वेला के समीप जो आचार्य आलर कालम रहते थे। गृहत्याग के बाद उन्होंने सर्वप्रथम जो है बुद्ध को उपदेश दिया था। जो आचार्य जो आलार कालाम है ना, इन्होंने सर्वप्रथम किसको उपदेश दिया था, तो बुद्ध को दिया था। ये आपको अगर पूछ देना टिपिकल क्वेश्चन में, तो आपकी जो है हालत खराब हो जाएगी, पर आप इसको पढ़ रहेंगे तो आप जो इसे लगा लेंगे। जब हम पूछेंगे कि आचार्य आलार कालाम जो है सर्वप्रथम किसको अपना उपदेश दिए थे तो गौतम बुद्ध को उन्होंने अपना उपदेश दिया था। फिर रामाग्राम के जो है कोली देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, तो कोली जो गणराज्य जो है शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। दक्षिण में सरयू नदी तक फैला था। शाक्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इस नदी के जल पर निर्भर रहते थे, अतः दोनों में भाई युद्ध होगा ही बंटवारे को लेकर। इसकी पहचान कहाँ से की गई है, तो गोरखपुर जिले में स्थित जो रामगढ़ ताल है वहाँ से की गई है। तो देखिए जो छोटी छोटी बातें हैं ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, आप बोर मत होइएगा, आप इसका पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा और इस क्लास को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान लीजिए गोरखपुर के जिले से पूछ दे रामगढ़ ताल से क्या मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। कुशीनगर के जो मल को देखेंगे हम लोग, इसकी पहचान जो है कसिया नामक स्थान से की गई है, कुशीनगर जनपद, ये भी आप याद रखेंगे। पावा के मल के बारे में देखेंगे, तो पावा का मल जो है कहाँ स्थित है, तो पड़ौना कहाँ स्थित है, कुशीनगर में। कुशीनगर के जो है पड़ौना नामक स्थान से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। मल लोग जो थे ना, ये लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। आगे देखेंगे हम लोग पिपलिवन के मौर्य, इस राज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थे। इस राज्य के लोग थे, जो लोग थे ना वो किसी शाखा थे, तो शाक्य के ही शाखा थे। मौर्यों के प्रदेश निवासी जो है कारण मौर्य कहलाए, ठीक है। मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण मौर्य कहलाए। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में थे। अब देख लीजिए जो भी आप लोगों को जो महान शासक मिलेंगे आगे चलकर जो फेमस है, तो इन्हीं जो है महाजनपदों से इन लोग की उत्पत्ति हुई है। आगे देखेंगे हम लोग वैशाली की लिच्छवी, इसकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले के वसाड़ नामक स्थान से की गई है। वैशाली को जो है एक जो है धनी माना गया है, मतलब ये जो स्थल था ना, मतलब काफ़ी धनी होगा, एक समृद्धशाली होगा और घनी आबादी होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। मिथिला के विदेह के बारे में देखेंगे, तो यहाँ से जो है राजा जनक की जानकारी मिलती है।
तो ये चीज़ें आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि आखिर जो इन गणराज्य कहाँ, जो गणराज्य जो हैं कहाँ से मिले हैं, इनकी जो लोकेशन क्या है, तो ये चीज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट्स रहेंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल धैर्य रखना है और इसको समझना है। आगे भी हम लोग इसको देख लें, इसके पतन क्या हुआ, गणराज्यों के पतन का कारण क्या हुआ। तो गणराज्यों के पतन का जो कारण मैं आपको बता दूं कि गणराज्य उस समय, आज जैसे गणराज्य है ना, उसमें गणराज्य को उतना जो है सम्मान नहीं मिलता था। उसमें जो जो राजतंत्र हुआ करते थे, उसमें जो राजतंत्र थे ना, गणराज्य को ऐसे वैल्यू नहीं देते थे। और जो गणराज्य को जो है, गणराज्य को जो है इन लोगों ने क्या किया कि आक्रमण करके इन लोगों को जो है नष्ट कर दिया। तो एक जानकारी मिलती है हम लोगों को कि अजातशत्रु जो है वज्जी संघ को, जो ये गणराज्य था और ये राजतंत्र था, को चुन चुन कर बर्बाद कर दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध ने वज्जियों में फूट डाल दिया और उनका विनाश करवा दिया। गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने जो है हिमालय की तलहटी में बसे गणराज्यों को जीत लिया। उसे, और इस समय जो है गणराज्य अभी नया नया था और इसे कई लोग, इसे आप देख लीजिएगा, गणराज्य के राजा धीरे धीरे अनुवांशिक भी होने लगे थे, जो है पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब मैं आपको यहाँ से लास्ट पॉइंट समझा दूँ, ठीक है। गणराज्य को समाप्त होने का जो मेन जो माना जाता है ना कि अब क्या हुआ, पहले आनुवंशिक नहीं होते थे, उसमें से राज्यों को चुनाव होता था, इसलिए तो उसे गण कहा गया है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वहाँ पर चुनाव होने मतलब आनुवंशिक होने लगे। तो गणराज्य में भी क्या हुआ कि जो पद था राजा का वो आनुवंशिक होने लगा, और यहाँ पर जो है कोई सैन्य संगठन नहीं थी, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने भी इसके विनाश में अपना योगदान दिया है, इसको जो है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो समुद्रगुप्त है, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आक्रमण किया, हिमालयी क्षेत्र में जो गणराज्य जो बसे हुए थे उन पर आक्रमण किया, उनको नष्ट कर दिया। फिर आपको अजातशत्रु मिलेगा। अजातशत्रु ने को भी ऐसा माना गया है, इतिहास में जो है इसकी स्रोत में जानकारी मिली है कि उसने जो है वज्जियों को जो है मतलब ढूंढ ढूंढ कर बर्बाद कर दिया, यानी मार दिया। यानी अब मान लीजिए किसी भी चीज़ को जब सभी लोग दोहन करेंगे तो बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा ना कि लोगों को गणराज्य बनाने में फिर डर डर लगने लगा। फिर इन लोगों का विलय हो गया, किसी ने अपने में मिला लिया, फिर डर के मारे ये लोग सब मतलब पीछे हट गए, फिर गढ़ की ओर फिर मतलब ये लोग ध्यान नहीं देते थे, और ये लोग भी क्या हुए, राजतंत्र में घुल मिल जाएंगे, बाद में इन लोगों को अपने में मिला लिया जाएगा। तो ये चीज़ आप देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे ना कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखना है, उसका पतन भी देखना है। इस तरह हम लोग सारी चीज़ों को पतन देखेंगे, उत्कर्ष देखेंगे। तो बिल्कुल धैर्य बनाकर रखिए, पढ़िए। तो ये क्लास जो है महाजनपद का यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग जो है मगध साम्राज्य के बारे में देखेंगे। बाय।